नमस्कार। जर्मन सीखिए हिंदी में के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक के 20 एपिसोड्स में हमने सारे A1 के कंसेप्ट सीखे हैं। उनमें हमने कुछ A2 के कंसेप्ट भी एक्चुअली सीखे हैं, क्योंकि जो कंसेप्ट्स हैं सिंपल पास्ट टेंस, ईद, ईम या काइंडनेस्ट, इनको कुछ लोग A2 में भी कंसिडर करते हैं। तो हमको ऑलमोस्ट 20 से 30% A2 ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। तो आज जब हम ये A1 एंड कर रहे हैं, तो आज हम सीखने वाले हैं कि A1 का जो एग्जाम फॉर्मेट होता है वो क्या है, और इसके रिलेटेड कुछ टिप्स हम आज देखने वाले हैं। तो हम ये कैसे देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखने वाले कि भाई ये A1 A2 B1 B2 है क्या। उसके बाद हम ओवरऑल एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम स्पेसिफिक A2 का A1 का फॉर्मेट क्या होता है वो देखने वाले हैं, और हम उसके 4 पार्ट जो होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम ये एग्जाम कैसे देनी होती है वो देखेंगे, और एंड में मैं आपको थोड़े से टिप्स दूंगा कि जिससे आप अच्छे मार्क इसमें स्कोर कर सकते हो। तो और दूसरी बात कि आपको अगर कोई भी डाउट्स हो इसमें, तो आप ये मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वेंसडे को इंडिया टाइमिंग 9:30 PM को मैं लाइव आने वाला हूं। आपके अगर कुछ डाउट्स हैं तो मैं वहां पे वो डिस्कस करूंगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 है क्या। तो देखो सिंपल चीज है। अभी जिसको बोलना आता है कि माय नेम इज केदार, वो भी बोलता है मेरे को इंग्लिश आती है, और जिसने इंग्लिश में PhD की है वो भी बोलता है मेरे को इंग्लिश आती है। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि इंग्लिश कैसी आती है। तो उसके लिए यूरोपियन काउंसिल ने क्या किया, तो उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया CEFR। मतलब क्या, तो कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस बनाया। उससे क्या होगा कि आपकी कोई भी भाषा हो उसमें आपको कितनी वो आती है, उसके लिए आप उन्होंने गाइडलाइंस दी। उसने उसके 6 टुकड़े किए, A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 A2 मतलब क्या, बेसिक। B1 B2 मतलब इंटरमीडिएट। C1 C2 मतलब प्रोफिशिएंट। तो मतलब क्या, किसी भी भाषा में अगर आप A1 हो तो आपको स्पेसिफिक स्किल सेट आता है। तो टू बी प्रिसाइज, A1 अगर आप हो तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना आता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने आते हैं, छोटे छोटे रिक्वेस्ट करने आते हैं, और अगर सामने वाला शांति से आपको बात करने को तैयार है तो आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। ये A1 है। फिर वो फ्रेंच का हो, जर्मन का हो, इटालियन का हो। B1 मतलब क्या है कि भाई आप थोड़ा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो और अपने ओपिनियन बता सकते हो। और अगर आप C2 हो, प्रोफिशिएंट हो, तो इसका मतलब है आपको आप कुछ भी बोलो, उससे किसी भी स्पीड में बोलो, वो आपसे कम्युनिकेट कर पाएगा। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है कि देखो यहां पे कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको इतना इतना ग्रामर आता है तो आप A1 हो, या फिर B1 हो, या C2 हो, या फिर आपकी वोकेबलरी 500 है, 1000 है तो आप A1 हो, B1 हो। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको वो लैंग्वेज कितनी समझ में आती है। क्योंकि देखो कैसे है, जर्मन में जो देर दी दास केसेस इतना हार्ड है, वो इंग्लिश में है ही नहीं उतना हार्ड। या फिर इंग्लिश में जो कंटिन्यूअस टेंसेस हैं वो जर्मन में है ही नहीं। तो आप ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते कि कंटिन्यूअस टेंस आता है तो A1 है। तो चीज क्या याद रखनी है कि ये जो A1 A2 है वो आपकी प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल मेजर करते हैं, ना कि आपका ग्रामर या आपके वोकेबलरी। पर सिखाने के लिए इजी होता है, इसीलिए सारे टीचर्स ग्रामर को थोड़ा डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं कि गोएथे क्या है। तो गोएथे इंस्टीट्यूट जो है वो जर्मन गवर्नमेंट की फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। वो इंटरनेशनली अक्लेम्ड है। बहुत सारे कंट्रीज में उनके 150 से ज्यादा ऑफिसेस हैं, और वो जर्मन भाषा और जर्मन संस्कृति के प्रसार में काम करती है। मैं खुद C1 तक गोएथे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूं, और मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि वो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज नहीं सिखाते, वो जर्मनी के बारे में, जर्मन संस्कृति के बारे में सिखाते हैं। और ये जो सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो देने का अधिकार भी उनके पास है, A1 A2 वगैरह। तो आप उनके कोर्सेज भी कर सकते हो, या आप खुद सेल्फ स्टडी करके एक्सटर्नली जाके उनकी कोई भी लेवल, किसी भी लेवल को जाके आप दे सकते हो। इंपॉर्टेंट है। अभी यहां पे आके मुझे और एक दो पता चले कि जो ये एग्जाम ले सकते हैं, पर गोएथे सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए हम आज गोएथे की बात करेंगे। तो अभी हमको पता चला कि ये गोएथे A1 क्या होता है। अभी हम देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि हमको अभी तक क्या याद था कि भाई इंग्लिश का एग्जाम है, बोले तो क्या 100 मार्क का पेपर लिख के आओ, तुम्हारा स्पेलिंग कैसे है उस पर सब डिपेंडेंट है। अभी अभी अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं थोड़े सा 20 मार्क्स का ओरल एग्जाम भी होता है।
बट इन जनरल आपको अगर लिखना आता है तो लैंग्वेज आती है। यहां पे ऐसा नहीं है CFR में। यहां पे कैसा है, जो तुम्हारे चारों स्किल्स है कौन कौन से हैं? एक्सप्रेशन मतलब बोलना, श्राइबन मतलब लिखना, योरन मतलब सुनना, और लेजन मतलब पढ़ना। ये चारों स्किल को 25% इक्वल वेटेज है। फिर आप A1 जाओ या C2 जाओ, A1 को भी जाओ तो भी वही, C2 को जाओ तो भी वही। एग्जाम का फॉर्मेट थोड़ा सा बदलेगा कि बाबा कितने मार्क्स हैं बदलेंगे, पासिंग वगैरह बदलेगा, पर हमेशा एक यही रहेगा कि चारों इनको 25% मार्क ही रहेंगे। क्लियर है सबको? अभी हम A1 का फॉर्मेट डिटेल में देखते हैं। तो A1 में जैसे हमने बताया, चारों जो स्किल्स है उनको 25% मार्क है। यहां पे जो चारों स्किल हैं वो 15 मार्क को होते हैं, मतलब एक्सप्रेशन को 15, श्राइबन को 15, लेजन को 15 और योरन को 15। टोटल कितना हो गया? 60 मार्क्स। अभी ये 60 मार्क में से सिर्फ A1 को क्या होता है, सिर्फ A1 लेवल तक टुगेदर पासिंग होता है। मतलब क्या, 60 में से 60%, मतलब 36 आपको आ गए तो आप पास हो गए। मतलब हर स्किल में 999 मार्क आने की जरूरत नहीं है। मतलब थियोरेटिकली अगर आपको 15-15, 9, 6 और 0 आए तो भी आप पास हो, डरने की बात नहीं है। मुझे खुद इसमें 96% थे, मेरे कितने सारे स्टूडेंट को इसमें 90% के ऊपर मार्क आए हैं, 100% तक भी मार्क आए हैं। सिर्फ ये क्लियर हो कि बाबा टुगेदर पासिंग है, एक साथ पासिंग होता है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। तो सिंपल है, 4 पार्ट है, हर एक में 15-15-15-15 मार्क। तो अभी हम हर पार्ट डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले क्या है? एक्सप्रेशन मतलब बोलना, एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी होती है। उसके लिए आपको एक कागज दिया होता है। एक्चुअली वो कागज देखने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी अपना इंट्रोडक्शन देखा हुआ है कि भाई मेरा नाम केदार है, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, जो भी इस जो सब हमको आता है वही बोलने के लिए 1 मार्क है। फिर आपने जो बोला उस पर एक स्पेलिंग पूछेंगे, बुक्सटाबियरन, मतलब केदार है तो खा ए डे आ एर, केदार, 1 मार्क। और एक नंबर पूछेंगे, तुम्हारा टेलीफोन नंबर बताओ, तुम्हारा पिन कोड नंबर बताओ, उसको 1 मार्क। हो गए 3 मार्क। कितना सिंपल है। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है? क्वेश्चन एंड आंसर। तो क्या होता है, आपको एक थीम दी जाती है। अगर आप देखोगे एसन उन त्रिक्कन मतलब खाना पीना थीम है, और एक वर्ड दिया जाता है ब्रोड मतलब ब्रेड। तो उससे आपको जो चाहिए वो क्वेश्चन बनाओ, वो जो वर्ड है वो लेके थीम से रिलेटेड जो चाहिए वो वर्ड, वो क्वेश्चन बनाओ। तो आप कुछ भी बना सकते हो। तुम ब्रेड कब खाते हो, तुम ब्रेड कहाँ खाते हो, तुम ब्रेड क्यों खाते हो, तुम कौन सा ब्रेड खाते हो। मैं इजी बनाता हूं, वन एसन जी ब्रोड या वन ईस्ट दू ब्रोड। 2 मार्क मिल गए मुझे। और उसका आंसर अगर सामने वाले ने दिया इश एस्सा ब्रोटा मोन्टाग, 1 मार्क उसे मिल गया। क्वेश्चन पूछने को 2 मार्क, आंसर देने को 1 मार्क, 3 मार्क हो गया। ऐसी और एक थीम और एक वर्ड और 3 मार्क, 6 मार्क हो गए। 2 क्वेश्चन 2 आंसर, 6 मार्क। एकदम सिंपल है, राइट। तीसरा पार्ट तो इससे भी इजी है। इसमें आपको एक पिक्चर दिया होगा और उससे आपको रिक्वेस्ट बनाना है। मतलब अगर बुक है या पेंसिल है तो आपको एक रिक्वेस्ट बनाना है। अगर पेंसिल है तो क्या बोलोगे आप? क्योनन Sie mir einen Bleistift geben? आप मुझे पेंसिल दोगे क्या? 2 मार्क मिल गए। हाँ जरूर, या जिशर, या फिर हाँ क्यों नहीं, या वारुम निष्ठ, इतना बोलने के लिए 1 मार्क। ऐसे 2 बार चित्र होंगे, दो रिक्वेस्ट, 2 आंसर, 6 मार्क। 3 6 6। देखो इंट्रोडक्शन, स्पेलिंग और नंबर को 3 मार्क, 2 क्वेश्चन 2 आंसर 6 मार्क, 2 रिक्वेस्ट 2 आंसर 6 मार्क, हो गए 15 मार्क। 15 में से 15 मार्क आने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका जर्मन अच्छा है तो। उसके बाद हम आएंगे श्राइबन को। तो श्राइबन मतलब क्या? लिखना। पर यहां पे आपको लिखना बहुत कम है। सबसे पहले तो हमको एक फॉर्म भरना होता है, एकदम सिंपल। क्योंकि अगर आप किसी भी, अगर आप सोचो अगर किसी भी गांव में पहले बार गए, अगर आप जर्मनी में आए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बस का, एयरपोर्ट का, या एयरपोर्ट पे या होटल में फॉर्म भरना पड़ेगा। उसकी प्रैक्टिस वो करवाते हैं। तो क्या होता है, जनरल टिपिकल होता है कि तुम्हारा एक फ्रेंड कोई तो है या तुम्हारी दोस्त है, वो अपना हस्बैंड के साथ और 2 बच्चों के साथ कहीं तो जा रही है, 2 दिन होटल में रुकने वाली है, उनको 1 जिमर चाहिए, 2 रूम चाहिए, ऐसे कुछ तो होगा। 4 लाइन दिए होंगे और उस पर 5 आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, उनमें से बच्चे कितने हैं, कितने दिन रहने वाले हैं, कब आने वाले हैं वगैरह।
एकदम सिंपल है। अगर तुम्हारा बेसिक वोकेबलरी क्लियर है तो ये 5 मार्क एकदम फ्री है, आपको ऊपर का देख के नीचे लिखना होता है। नेक्स्ट 10 मार्क जो होते हैं उनमें क्या होता है कि आपको एक लेटर लिखना है, पर एक्चुअली वो लेटर लिखना उसका थोड़ा सा एग्जैगरेशन है, कुछ नहीं, आपको लेटर लिखना है मतलब क्या 20 से 30 वर्ड लिखने हैं। तो 20 से 30 वर्ड मतलब कितने हो गए, 4 या 5 सेंटेंस, राइट। इजी है। और इजी करने के लिए उन्होंने आपको 3 क्वेश्चन या 3 पॉइंट दिए होते हैं, हर पॉइंट पे 1 या 2 सेंटेंस लिखो, 1 या 2 ग्रामेटिकली और लॉजिकली करेक्ट सेंटेंस लिखो, हो गया। 3 पॉइंट, हर पॉइंट को 3 मार्क, 3 इंटू 3 9 मार्क। और सिर्फ जो हम फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में, फॉर्मल लेटर में आप लिखते हो रिस्पेक्टेड सर और नीचे लिखते हो यूअर्स फेथफुली, इनफॉर्मल लेटर में लिखते हो डियर व्हाटएवर और नीचे लिखते हो कि फ्रेंडली ऐसे वगैरह, उसके लिए 1 मार्क है। 3 इंटू 3 प्लस 1 10 मार्क। एकदम सिंपल है, राइट। एक एग्जांपल देखो कितना इजी होता है कि क्या होता है कि आपको, आप ड्रेसडेन जाने वाले हो और टूरिस्ट इंफॉर्मेशन को एक लेटर लिखो, तो क्या लेटर लिखोगे, शुरुआत में लिखोगे रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम जो भी होता है, और फिर बोलोगे मेरा नाम केदार जाधव है। पहला पॉइंट क्या है देखो कि भाई आप क्यों लिख रहे हो, दूसरा पॉइंट है कि भाई ये थिएटर कॉन्सर्ट के बारे में, और तीसरा है होटल एड्रेस। तो पहले क्या बोलोगे कि भाई मेरा नाम केदार जाधव है, मैं ऐसे ऐसे ड्रेसडेन में आने वाला हूँ, उसके बाद मुझे ऐसा ऐसा ये सब होटल वगैरह में, सॉरी, मुझे म्यूजियम या फिर ये देखना है कल्चरल थिंग्स, आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करोगे क्या। और तीसरा बोलोगे मुझे होटल में रहना है, आप मुझे होटल एड्रेस दोगे क्या। इतना सा लिख लिया, 10 मार्क है। एकदम सिंपल है, राइट। तो ये हो गए 15 मार्क। देखो समझना क्या है, श्राइबन आप बोलते हो इतना बड़ा 15 मार्क, पर आप अपने मन से सिर्फ 4 या 5 सेंटेंस लिख रहे हो। क्लियर है, राइट। अभी आएंगे हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे जिसको बोलते हैं ह्योरन, मतलब सुनना। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, A1 हो या C2 हो, कंसेप्ट एकदम सिंपल होती है, आपको वो कुछ तो सुनाएंगे और उसको आपको एक आंसर लिखना है। पर बहुत सारे लोगों को स्पेशली B1 के बाद ये ह्योरन टफ जाता है, क्योंकि स्पेशली अगर आप जर्मनी में नहीं हो तो आप जर्मन ज्यादा सुनते नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, वो क्या बोलते हैं वो सुनाई देना चाहिए। क्वेश्चंस एकदम सिंपल रहते हैं, क्वेश्चन तो बच्चों के होते हैं, समझे। तो अभी फॉर एग्जांपल देखो कैसे होता है कि ऐसे आपको 3 ऑप्शन दिए होते हैं, लिखा होता है कि भाई हेयर स्नाइडर का रूम नंबर कौन सा है, और कन्वर्सेशन ऐसे होता है, आप मुझे बता सकते हैं हेयर स्नाइडर कहाँ मिलेंगे। हेयर स्नाइडर दूसरी मंजिल पे रूम नंबर 254 में। तो अगर आपको 254 बोलना आता है तो सी इज वेरी इजीली आंसर। ऐसे ही होगा कि भाई गाड़ी नंबर 17 प्लेटफॉर्म नंबर 18 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 19 पे आएगी। पर देखो ऑप्शन में 17, 18, 19 तीनों होगा। तो अगर आपको वो समझ में नहीं आया कि वो मीनिंग क्या है, तो आप तुक्का नहीं मार सकते कि मैंने 17 सुना इसलिए 17। समझ रहे हो, एकदम सिंपल है, सुनने की प्रैक्टिस रखो, इट्स वेरी इजी। फॉर्मेट एकदम सिंपल है, पहले 6, 1 से 6 कितने हो गए 6, और 11 से 15 लास्ट के 5, टोटल कितने हो गए 11। 11 जो होते हैं उनमें आपको 2 बार सुनाते हैं, 2 बार सुनाते हैं, तो आपके लिए इजी है, पहली बार समझ सकते हो आप क्या बोल रहे हो, दूसरी बार आंसर लिख सकते हो। 2 बार सुनाते हैं 3 ऑप्शन होते हैं, 2 बार सुनाते हैं 3 ऑप्शन होते हैं। सिर्फ बीच के 7 से 10 जो होते हैं, बीच के 7 से 10 जो होते हैं उनमें एक ही बार सुनाते हैं, पर फिर आपको ऑप्शन 2 ही रहते हैं, रिश्टिश या फाल्ज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आपका लेजन या ह्योरन दोनों के टेस्ट होंगे तब आपका लेजन और ह्योरन ही टेस्ट होगा, वहां पे कुछ लिखना नहीं है, वहां पे सिर्फ आपको ABC, इट्स ऑब्जेक्टिव। समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने क्या सुना वो लिखो, नहीं, आपको सिर्फ सुनने में ध्यान देना है, आपको ABC ही लिखना है। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने बोला 11 चीजों को 2 बार सुनाएंगे, 4 चीजों को 1 बार सुनाएंगे, जो भी सुनाएंगे उसमें से सुन के आंसर लिखना है, सिंपल है, राइट। और लास्ट लेजन, जो मेरा सबसे फेवरेट टाइल है A1 से लेके C2 तक, कि यहां पे ना आपका टेस्ट है, मतलब इट्स रियल टाइम टेस्ट। आप जितनी वोकैबुलरी करके जाओ उतना अच्छा है, पर वहां पे आप एंजॉय कर सकते हो उसको, वो सॉल्व करना। तो वो कैसे होता है देखते हैं। पहले 5 मार्क नॉर्मल है जो हम अभी तक करते आए हैं। पहले 5 मार्क के लिए क्या होता है, जो आपको एक पैराग्राफ दिए होते हैं 2 छोटे छोटे, और उस पर क्वेश्चन होते हैं, जो हमने अब पहले किया है कि छोटा पैराग्राफ, उस पर एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क के लिए। सेकेंड और थर्ड टाइल बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकेंड टाइल में क्या होता है
कि आपको कुछ तो करने को दिया होता है और दो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको जर्मन सीखनी है तो दो ऑप्शन दिए हैं। ए में क्या है कि जर्मन बेकरी, हमारे यहाँ सारे जर्मन खाने के प्रोडक्ट मिलते हैं, और बी यूरोपियन लैंग्वेज स्कूल, हमारे यहाँ सारी यूरोपियन भाषाएं सिखाई जाती हैं। तो आप कहाँ जाओगे? जर्मन बेकरी नहीं, यूरोपियन लैंग्वेज स्कूल जाओगे। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग सिर्फ जर्मन जर्मन देखते हैं और आंसर दे देते हैं। ऐसा नहीं करना, समझ के लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर देखोगे तो रेगनेट इज इन डॉइचलैंड, मतलब बारिश गिरने वाली होगी क्या? पहले में रेगनन है, पर वो क्या है, ओपन एयर कॉन्सर्ट है, अगर बारिश आई तो अंदर होगी, ऐसा बोला है। सेकंड में क्या है, वेटर, वेटर है, वेदर, क्लीमा, तो वो होगा। ये अगर समझ लोगे तो एकदम इजी है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये इवन दो लेजन का लिटरली ट्रांसलेशन होता है पढ़ना, पर ये आपके पढ़ने की टेस्ट नहीं है, ये आपके समझ में लेने की टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंशन की टेस्ट है। तो सारे वर्ड समझ में आने की जरूरत नहीं है, पर इनफ वर्ड आपको आएंगे कि जिससे आप आंसर लिख सकते हो। उसकी टेंशन मत लो कि सारे वर्ड आपको समझने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड समझ में आए तो आप क्विकली आंसर लिख सकते हो। यह है 5 मार्क के लिए। थर्ड तो उससे भी इंटरेस्टिंग है कि सपोज आपको आके जर्मनी में अगर आपको रख दिया तो आपको जो बोर्ड्स है वो समझ में आने होंगे, राइट? इसके लिए ये टेस्ट है। तो ये क्लासिक एग्जांपल है, मेरा फेवरेट है। देखो, आप पोस्ट ऑफिस के बाहर गए, पोस्ट ऑफिस में देखा तो ओपनिंग टाइम्स कब है? मंडे टू फ्राइडे सुबह शाम है, सैटरडे को सिर्फ सुबह ही है। तो अगर आप सैटरडे गए और वहां पे बोले कि भाई मेरे को ब्रीफ मार्कन खरीदने हैं, अभी ब्रीफ मार्कन क्या है डजंट मैटर, सैटरडे को आपको पोस्ट से कुछ खरीदना है, आप खरीद पाओगे क्या सैटरडे शाम को? नहीं खरीद पाओगे क्योंकि खुला ही नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। आपको वो जो वर्ड है वो पता होने की जरूरत ही नहीं है। वैसे है कि बहुत लॉजिकल होता है, मजा आता है। मतलब ऐसे लिखा होगा कि भाई यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, और नीचे लिखा होगा बोर्ड, और नीचे लिखा होगा कि आप यहां सिगरेट पी सकते हो, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। पर उसके लिए क्या पता होना चाहिए कि मना है को फेरबोटन बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका बेसिक वोकेबलरी क्लियर है तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टाइप। तो देखिए, जैसे मैंने बोला 5 मार्क के लिए क्या था, एक पैराग्राफ पे आंसर, 2 पैराग्राफ पे 5 मार्क के लिए 2 में से एक एडवर्टाइजमेंट लो, और 5 मार्क के लिए क्या है आपको कि एक बोर्ड लिखा होगा, बोर्ड पे से राइट या रॉन्ग लिखो। एकदम सिंपल है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कितना सिंपल है। देखो, अगर आपकी जर्मन अच्छी है, अगर इफ यू अंडरस्टैंड जर्मन वेल, तो क्या है, पहले इसमें आपने क्वेश्चन पूछे, रिक्वेस्ट पूछे, अपनी इंट्रोडक्शन दी, राइट? सेकंड में एक छोटा सा फॉर्म भरा, 4 या 5 सेंटेंस लिखे। थर्ड में आपने कुछ तो सुने, 15 चीजें, 15 उसके आंसर लिखे। और उसमें क्या है, छोटे से 2 पैराग्राफ पे आंसर, 2 में से एक चूज करो और बोर्ड पे से आंसर लिखो। कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, समझे? अभी हम चाहते हैं कि भाई थोड़े एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस का मैं थोड़ा क्लियर करता हूं, क्योंकि लोगों को थोड़े क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाई आप डायरेक्ट A1 A2 B1 B2 कोई भी एग्जाम दे सकते हो क्या? हाँ, आप एक्सटर्नली कोई भी एग्जाम डायरेक्टली जाके देख सकते हो। ऐसे नहीं है कि भाई पहले A1 देना, फिर A2, फिर B1। और जो हमने आज बात की है, जो सारे 60 मार्क की बात, उसके जो 2 पेपर्स है वो आपको गोयथे के पेज पे ही मिलेंगे। एग्जाम प्रिपरेशन में 2 पेपर उसके यूरन के साथ भी मिलेंगे। उतने ही अगर आपने किए तो बस है, मतलब आपको फॉर्मेट समझ में आना जरूरी है। ऐसे 5-6 पेपर सॉल्व किए तो उसमें से ही आएगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो फॉर्मेट समझ लेना इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज है कि वो एग्जाम कैसे देते हैं, तो आपकी जो भी आपके नजदीक की जो सिटी है वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हो कि बाबा गोयथे के उस वेबसाइट पे जा सकते हो, और वहां पे आपको दिखेगा कि मतलब कब कब एग्जाम है और उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हर जगह अलग होता है, मतलब कहीं कहीं पे आपको सिर्फ मेल करना होता है, कहीं कहीं पे आपको उस स्पेसिफिक टाइम पे जाके मतलब वहां पे लॉग इन करना पड़ता है। इट डिपेंड्स, हर सिटी में हर जगह वो डिपेंड करता है कितने दिनों बाद एग्जाम होगी। फीस भी वेरी करते हैं। तो जितना मुझे पता है कि आई थिंक अभी इंडिया में पुणे में 60,000 कुछ तो चल रही है, और 7,000 रुपए, और आई थिंक जर्मनी में कुछ तो 120 यूरो है। यू कैन चेक दैट अगेन ऑन वेबसाइट। आपको सारी इंफॉर्मेशन गोयथे के वेबसाइट पे ये सारी मिल जाएगी। क्लियर है सबको? तो अभी हम एंड में आते हैं थोड़े से टिप्स कि इसमें अच्छे मार्क कैसे आप पा सकते हो। ओके, तो सबसे पहली और सिंपल टिप जो है कि जो गोयथे भी आई थिंक इस प्रिंसिपल पे बिलीव करती है कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज अच्छे से आती है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो एग्जाम के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है।
फिर वो A1 लो या C2 लो, एकदम सिंपल। अगर आप ठीक से जर्मन बोल पाते हो, अगर आप ठीक से जर्मन सुन पाते हो, अगर आप जर्मन पढ़ने की आपको आदत है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो सबसे पहले आपको क्या, अपनी थोड़ी सी वोकेबलरी अच्छी करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, हमने ऑलरेडी 250 वर्ड मैंने आपको एक बार दिए थे, और फिर जैसे जैसे हम सीखते गए, हमने इश, माइन सीखा, क्वेश्चन सीखे, उनमें हमने ऑलरेडी 100-150 वर्ड सीखे हैं। तो टोटल आपको अभी तक 400 वर्ड आते हैं। उसके साथ भी आपको आपके स्पेसिफिक कोई वर्ड चाहिए, तो आप आपकी कोई भी एक डिक्शनरी कर सकते हो। मैं खुद dic.cc यूज करता हूं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, नए वर्ड आप सीख सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जर्मन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रॉब्लम क्या होता है, लोग बोलते हैं और यार मैंने तो इतने सारे वर्ड पढ़े, फिर भी मेरे को ह्योरन हार्ड जाता है। तो इट्स लाइक सेइंग कि भाई मैंने 1 महीने से फुटबॉल की प्रैक्टिस की, पर मेरे को क्रिकेट नहीं आता। डजंट मेक सेंस, राइट। अगर आपको क्रिकेट सीखना है तो क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आपको ह्योरन अच्छा करना है तो ह्योरन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, तो मुझे जो हेल्प करता है डॉइचे विले, ये जो जर्मन गवर्नमेंट का चैनल है डॉइचे विले लाइव जर्मन में, वो आप सुनते रह सकते हो। ऐसे आज तक की तरह वैसे चलता रहता है, हर टॉपिक पे उनके न्यूज होते हैं। पर अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो अभी थोड़ा हार्ड है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका कोई भी एक कार्टून पकड़ लो, कोई भी एक कार्टून, और वो कार्टून आप जर्मन में देखो। मैं खुद पेप्पा पिग देखता हूं, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो करेक्टली ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब एक दिन वो आपको तारे दिखाएंगे, एक दिन आपको वो सारे अलग डॉक्टर के बारे में बताएंगे। तो और वो क्या करेंगे, 50 बार मालन मालन बोलेंगे, और कोई तो ऐसे कलर करता होगा, तो मालन मतलब ड्रॉ करना, ये आपको आराम से याद रह जाएगा। अगेन, कोई भी आपका कार्टून लो, कोई भी शो लो, पर जर्मन सुनने की प्रैक्टिस करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने बोला, हर रोज 5 सेंटेंस, अगर आप जाके फिर से मेरा पहला वीडियो देखोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप हर रोज 5 सेंटेंस बनाओ। जो भी कंसेप्ट सीखी है, तो पहले दिन अगर आपने बनाई है तो इश एस्स चपाती करो। जब आप मोडाल वर्ब सीखोगे तो इश्कान चपाती एस्सेम करो। जब आप फ्यूचर टेंस सीखोगे तो इश वेर्डा चपाती एस्सेम करो। जब आप क्वेश्चन सीखो तो क्वेश्चन बनाओ, रिक्वेस्ट सीखो तो रिक्वेस्ट बनाओ, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस बनाओ, केसेस है तो केसेस के सेंटेंस बनाओ। ये अगर आप हर रोज 5 सेंटेंस करते गए ना, आपको अलग कुछ नहीं करना पड़ेगा। हर रोज 5 नए वर्ड सीखते जाओ, हर रोज सिर्फ 5 नए वर्ड सीखते जाओ, विद इन फ्यू डेज आपका ये हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप सबको आज जो हमने जर्मन का जो एग्जाम का जो स्ट्रक्चर देखा, वो आपको समझ में आया है। जो मैंने आपको टिप्स दिए, बेस्ट टिप क्या है कि बाबा कंसिस्टेंट रहो, हर रोज 5 सेंटेंस 5 वर्ड, दैट्स इट। ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। जैसे मैंने कहा, मैं वेंसडे को 9:30 PM इंडिया टाइम लाइव आने वाला हूं, उसमें मैं वो डिस्कस करने की कोशिश पूरी करूंगा। मुझे आशा है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।